हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है DET-BDC के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात करें यहाँ पे CTAR और उसी के साथ में अदर स्टेट TETs की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की। और यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। एक पासे के विपरीत जो फलके हैं उसकी संख्याओं का योगफल 7 होता है, और निम्नलिखित में से कौन सा पासे में से जो है यहाँ पे सही दिया है। जब भाई किसी पासे का अगर दे दिया है ऑलरेडी योगफल की, भाई उसका जो योगफल है संख्याओं की, दो विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल अगर 7 ऑलरेडी दिया है, दैट मीन्स कि ये मानक पासा है, यानी कि स्टैंडर्डाइज की हम बात कर रहे हैं। अब स्टैंडर्डाइज की एक खासियत होती है, जो उसकी विपरीत फलकें होती हैं उसकी जो योगफल होता है वो हमेशा जो है आपका 7 ही आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, विपरीत फलकें यही हैं, विपरीत में जो दी होती है वो फलकें, इनका योगफल, किसी का भी योगफल अगर 7 आ रहा है तो वो आपका स्टैंडर्डाइज है। ठीक, तो यहाँ पे 5 और 4 ये तो भैया 7 नहीं हो रहा है, 5 और 2 तो 7 हो रहा है, तो भाई यहाँ पे तो 7 मिल रहा है। 6 और 5 मिलकर 11 हो जाता तो यहाँ पे भी नहीं, और 6 और 4 मिलकर 10 हो जाएगा तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, और 5 और 4 9 भैया यहाँ पे भी नहीं। तो देखिए ये 7 मिल रहा है यहाँ पे, विपरीत फलकों का योग 5 और 2 विपरीत फलकें हैं इसकी, और यहाँ पे जो है इसका योगफल भी 7 मिल रहा है। तो यही जो है आपका सही डाइज है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइज जो है आपका सेकंड, यानी कि B1 है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, क्रियाकलाप आधारित उपागम। देखिए यहाँ पे जो आपके आंसर्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग गणित करने की युक्ति के रूप में जो सवाल हल करना है, यानी कि ये क्रियाकलाप आधारित उपगम है ना, एक्टिविटी बेस्ड है, ये आप जब करेंगे तभी आपको आएगा गणित जो है वो। ठीक, ओरली नहीं आता है, ये आपको करना पड़ता है सॉल्व। अब इसको चाहे आप माइंड में सॉल्व करो, चाहे ओरली सॉल्व करो, चाहे जैसे भी, बट यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक, तो ये जो है आपके क्रियाकलाप आधारित उपागम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, यानी कि स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। 2D आकार की भुजाएं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकार की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको जो है वो सीक्वेंस में से लगाना है। आइए एक बार फिर से इसे रीड कर लेते हैं। 2D आकार की जो भुजाएं हैं और शीर्ष हैं, इनका अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो ये तो आपका सबसे फर्स्ट आ ही नहीं सकता है। ठीक, सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पे आना चाहिए कि भाई 2D के आकारों को जो है हम छाटेंगे, तो ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि भाई जो भी आकार की भुजाएं हैं, शीर्ष है, इसका जो है हम ऑब्जर्व करेंगे और उसकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सहज बुद्धि से वर्णन, या फिर शीर्षों विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन। देखिए सबसे पहले तो 2D आकार की भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण, इसकी गणना करते हुए उसका वर्णन करेंगे थर्ड नंबर पे। और उसके बाद अगर हम कुछ करेंगे तो वो है 2D आकार की विशेषताओं का, यानी कि सारी 2D आकार की जो विशेषताएं हैं इसका सहज बुद्धि से हम वर्णन करेंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसे। ठीक, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन अगर किसी बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन आपका ए जो है ये करेक्ट दिया है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में अगर आकार और स्थान की समझ को विकसित करना है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 2D के आकारों जो है छांटेंगे, उसके बाद उसका अवलोकन करते हुए उसकी विशेषताओं का मिलान करेंगे, और उसके बाद उसकी भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण, इसकी गणना करते हुए उसका वर्णन करेंगे, और एट लास्ट हम क्या करेंगे, इनके आकार की जो है विशेषताएँ क्या हैं इसका जो है हम सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। ठीक, गणना करते हुए वर्णन करना और आकारों की विशेषताओं का वर्णन करना डिफरेंट होता है, तो जस्ट माइंड इट। ठीक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा ए, उसके बाद डी और उसके बाद बी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। संक्रांत परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। देखिए गणित में जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, रेमिडियल टीचिंग का जो उद्देश्य है वो क्या होता है एग्जैक्टली। बच्चों ने जिस प्रकार के भी प्रश्नों को अगर समझा है तो उसमें कोई पद वो भूल तो नहीं रहा है ना, यानी कि बच्चों को जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई हैं, और उसके अंदर की जो रिक्तियाँ हैं उसको जो है हमें जानना, यही जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियाँ हैं इसे हमें जानना होता है।
यही जो है गणित में निदानात्मक परीक्षण का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वो प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं क्या? भाई राजन को जो जोड़ और गुणा है नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजते रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ खोजता है। भाई राजन को भाषा को समझने में कठिनाई होती है, डेफिनेटली यही हो सकता है। और राजन जो है वो संख्या संक्रियाओं को समझ नहीं पाता है। देखिए एग्जैक्टली जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली उसको जो है वो समीकरण टाइप का नहीं दिया गया है, उसे शब्दों में लिखा है, ठीक, तो उसे प्रॉब्लम क्या होती है? जब शाब्दिक प्रश्न आता है तो वो शिक्षार्थी ये नहीं समझ पाता है कि उसमें जोड़ करना या घटाना या गुणा करना या भाग, इसका मतलब उसकी जो संख्या क्रिया है ना वो नहीं समझ पा रहा है वो यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे संख्या संक्रियाओं को जो है वो समझ नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली भाषा समझने में कठिनाई नहीं, उसे जो है वो भाग या गुणा ये करने अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये जो है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई अगर 8 और 6 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका हमें जो है वो परिमाप बताना है। तो भाई समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ऑलरेडी देखिए 8 और 6 दे दी गई है, तो इसका परिमाप अगर हमें बताना है तो क्या होगा? देखिए इसका जो है परिमाप मैं डायरेक्टली आपको आंसर की तरफ ले चलती हूँ, तो इसका परिमाप जो आने वाला है वो आपका 20 सेंटीमीटर आएगा। अभी आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो जस्ट टेक इट। यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ यहाँ पे जो इसका आंसर जैसे आएगा, जैसे कि भुजा जो होती है यहाँ पे भुजा बराबर जो हो जाएगा विकर्ण, इसके दोनों आ जाएंगे अंदर, ठीक। तो दोनों विकर्ण यहाँ पे दिए हैं, यानी कि हाफ करनी में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर 20 मिल जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, किससे शुरुआत कर सकता है भाई? तो भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, या फिर हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात कर देना, या फिर इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित अगर कराना है तो शिक्षक जो है वो जो दैनिक वस्तुएं होती है जीवन में वो सामान्यतः देखी जाती है, तो वहीं से शुरुआत कर सकता है। जैसे हथेली हो गई, नोटबुक हो गई, पेंसिल हो गई, पत्ते हो गए, ये सब भैया उठा के लेके आने का और ये सब जो है बच्चे लोग को दिखाने का। इससे जो है वो आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे तो बच्चे जो है डेफिनेटली बड़े बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट है। चलिए ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है। तो ये क्या निहित करता है? नीचे दिए गए कथनों में से ऐसा कथन चुनना है, ऐसा स्टेटमेंट आपको जो है वो सेलेक्ट करना है जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन जो है वो नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, करता नहीं करता है, पालन जो है वो नहीं करता। तो नहीं को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या फिर पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, या फिर कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, या फिर उसे पढ़ाने की विधि। ये किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका हो ही नहीं सकता। तर्क करने में सूत्र कहाँ से आता है कि सूत्र भैया आपने लर्न कर लिया तो उसमें कौन सा तर्क हो गया? उसमें कोई तर्क नहीं होता है। तर्क करना मतलब एग्जैक्टली होता है तर्क करना, ठीक। यहाँ पे कोई सूत्र आप पहले से लर्न करके रखें हैं तो वो कोई तर्क करने का बिल्कुल भी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनता है भाई। तो आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बता देना। अब सूत्र बताएंगे तो वो जो है वो किसी भी एंगल से जो है वो तर्क करने का एक निश्चित तरीके में ये शामिल नहीं होता है। और यहाँ पे यही पूछा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है इसमें से जो स्टेटमेंट जो पालन नहीं करता है, तो भैया ये वाला जो है वो नहीं पालन कर रहा है, बाकी कुछ सबको हटा दीजिए। यानी कि बाकी सब जो है पालन करते हैं। भाई पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका होना चाहिए, कक्षा के चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास होने चाहिए, उसे पढ़ाने की विधि भी बिल्कुल मेथड भी होने चाहिए। एक शिक्षक से एक आयत है उस पर जो है वो 1/8 निरूपित करने के लिए कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण जो है वो गलत है? यानी कि ये गलत है या फिर कौन सा वाला जो है वो गलत है, ठीक। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि भाई पहले सही कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो डिवाइड किया गया है
1/8 के हिसाब से, क्या ये 1/8 है? हाँ भैया, इसमें 8 डिब्बे हैं और एक को जो है वो इसमें रंग दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भी जो है वो 8 डिब्बे हैं जिनको कि इसमें से एक को जो है वो कलर कर दिया गया है, तो 8 यहाँ पे भी प्रॉपर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा बड़ा छोटा जो है वो अलग अलग टाइप से दिया गया है, तो ये जो है प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे जो है डब्बे देखो इक्वल थे, यहाँ पे भी 4 इक्वल है, तो ये 4 जो है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इक्वल नहीं है। ठीक, ये भी जो है वो इक्वल है, तो भाई 8 में से जो है वो एक को कलर कर दिया है, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो इक्वल नहीं है, और इसी वजह से जो है ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉक्स जो ये यहाँ पे कलर किया गया है वो जो है वो प्रॉपर है ही नहीं, ये दर्शाता ही नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, कितने हैं? 7 ही हैं। और यहाँ पे हमको क्या दिखाना है? 1/8 दिखाना है, तो 1 को तो कलर यहाँ पे कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 8 बॉक्सेस एग्जैक्टली है ही नहीं, और जो भी है यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत निरूपण दर्शाता है। अगला है भाई, इस संख्या को जो है क्या पढ़ा जाएगा? 4,07,928, 4,79,028, 47,928 या फिर 40,928। मुझे पता है डेफिनेटली आपने इसका आंसर जो है वो पढ़ लिया ही होगा। 4,07,928 इसको जो है वो पढ़ा जाएगा। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों में से डैश क्रम में इसको जो है वो क्रम में लगाना है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, या फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? आइए बात करते हैं डायरेक्टली आंसर की तरफ। मैं अगर आपको ले चलूँ तो यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। तो माप की अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए जो भी कार्यक्रम है ये इस प्रकार से होंगे, यानी कि स्टेप 1 में जो आएगा वो शिक्षार्थी जो है वो सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, तो ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे सी वाला देखिए कहाँ पे है पहला, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये सी वाला, यानी कि एक ही ऑप्शन ही ऐसा दिया, तो यही वाला जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। शिक्षार्थी जो है वो सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आपका जो लास्ट है यानी कि शिक्षार्थी जो है मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझेंगे। ठीक, तो आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक ऑपरेटर यानी कि ये जो दिया गया है इसको निम्नलिखित रूप में अगर परिभाषित किया जाए इस प्रकार से, तो भाई इसका जो है यहाँ पे n, ये जो ऑपरेटर दिया है n8, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए इसको जो है वो कॉमन सेंस की चीज़ है, इसको जैसे सॉर्ट आउट आपको करना है, और जैसे ही आप सॉर्ट आउट इसको कर पाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली अगर बता दूं तो भैया ये हो जाएगा आपका 8n + 28। अब ये मत पूछना भाई कैसे, तो कैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अरे देख लेते हैं, पहला वाला जो यहाँ पे आपका दिया है 4 और ये ऑपरेटर 3, तो यहाँ पे जो है 4 के बाद आपको उसकी अगली तीन बार जो है संख्या लिखनी है। ठीक है, 4 5 6, ठीक, इसको जो है वो ऐड कर देना है आपको। ठीक, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, 5 के बाद से 4 बार संख्या लिखनी है, यानी कि 5 6 7 8, कितनी बार? 4 बार संख्या यहाँ पे लिखनी है। और किसके बाद? 5 के बाद। यहाँ पे जो है वो 6 के बाद 4 बार संख्याएं लिखनी है, यानी कि 6 7 8 9। इसी प्रकार से आपको जो है n × 8 जो आपका लिखा है इसका मान जो होगा वो हो जाएगा आपका, इसको जब हम लिखेंगे तो n ऑपरेटर 8। अब इसको जब हम करने जाएंगे तो इसका यही हो जाएगा आपका, देखिए n हो जाएगा n प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस n प्लस ब्रैकेट में 2, इसी प्रकार से n प्लस ब्रैकेट में 3 एंड n प्लस ब्रैकेट में 4, n प्लस ब्रैकेट में 5 एंड n प्लस ब्रैकेट में 6 एंड एज इट इज़ n प्लस ब्रैकेट में 7। ठीक, अब यहाँ पे इसका जब हम = निकालेंगे तो हो जाएगा 8n, क्योंकि सारे n जो बाहर है उसको हम ऐड कर लेंगे, तो सारे n को अगर आप ऐड करेंगे तो 7, और ये जो बाहर का एक n है ये हो जाएगा आपका 8n, और 8n प्लस इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये 28।
और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे n+8 दिया था, जो n आपका n ऑपरेटर 8 दिया है, इसके बाद जब आपका ये 8n आ जाता है ना, तो यहाँ पे जो है आपको n 8 जो है 8 नंबर, इसको हमको कितनी बार लिखना है, 8 टाइम लिखना है। तो जब आप 8 टाइम 8 के बाद आपको लिख लेंगे, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 8 नंबर्स लिखने हैं, ठीक, उसी के सीक्वेंस में आगे, और इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो 28 मिल जाएगा। तो 8n + 28 आपका ये जो है एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं जो है वो लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। अब इसके स्रोत क्या होंगे, गणित जादू दूसरी की NCERT या फिर NCERT की कक्षा दूसरी की पाठ्य पुस्तक में से इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करेंगे कि चर्चाएं जो होती हैं वो परिप्रेक्ष्य को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान जो है वो आकर्षित करना अनिवार्य है शिक्षक के लिए। या फिर निर्देशन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं के बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जो वस्तुएं पर्यावरण में जो है पाई जाती हैं, लुढ़कती हैं, फिसलती हैं, टम्बलिंग होती हैं, भाई ये NCERT की जादू का शीर्षक देके भाई कि दूसरी की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझाने के लिए शिक्षक की हेल्प आउट करते हैं कि भाई निर्देशन से संपूर्ण जो चर्चाएं दी गई हैं वो विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को जो है वो बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। यानी कि निर्देशन में जो भी संपूर्ण चर्चाएं दी हैं वो विद्यार्थियों को संकल्पनाओं के थ्रू जो है वो बेहतर तरीके से इसे जो है वो समझने में सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए एक अच्छा गणितज्ञ होने के नाते भाई गणित की सभी अवधारणाओं को समझना भी आना चाहिए, उसे लागू करना यानी कि इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, और उसके संबंध बनाना जो है उसमें वो भी आपको आना चाहिए। किसके लिए? एक अच्छा गणितज्ञ होने के नाते। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई कुछ आमों का भार जो है 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। अब आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो सो सिंपल क्वेश्चन, मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन तो आज तक मैंने नहीं देखा। इसका जो आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 1 किलो 150 ग्राम, ठीक, 150 ग्राम जो है इसका आंसर आपका आ गया। क्या करना है, बता देना कि भाई उसमें से उसना जो है अपना सेब पूछा ना, सेबों का भार आम से कितना ज़्यादा है, तो भाई बता देंगे इसमें से घटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तकों के पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये परिवर्तन किया गया है। कबाड़ बेचने, यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, या फिर पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग से समझाने के लिए, या फिर दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है भैया कि जो है बच्चों को दैनिक जीवन से चीज़ें जो है वो जोड़ते हुए उसे जो है वो इंटरेस्टिंग बनाया जाए, रोचक बनाया जाए, ताकि जो है बच्चे अच्छे तरीके से इसे लर्न आउट कर पाए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई ग्राफ दिया गया है, इन दिनों जो दाम है वो बढ़ने शुरू हो रहे हैं और निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का जो है वो निरूपण करता है। आइए चारों ग्राफ को जो हम एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये है डाउनवर्ड्स की तरफ, ये है जो आपका यू शेप में है, ये जो है इस टाइप का कर्व बना रहा है, कुछ डाउनवर्ड साइड या फिर अपवर्ड साइड कह सकते हैं। ये जो है कुछ एक डायरेक्शन में ये अप साइड जो जा रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है कि एग्जैक्टली ये जो ग्राफ है किसके साथ जो है वो कीमत जो है इसकी जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे देखो कीमत दी है, यहाँ पे समय दिया है, हर जगह यहाँ पे कीमत है, यहाँ पे समय है। अब ऐसा कौन सा ग्राफ है जो समय के साथ कीमत इसकी जो है वो बढ़ती जा रही है? आइए देखते हैं इसमें से सबसे पहले रॉन्ग वाले कौन से हैं। यहाँ पे कीमत तो बढ़ रही है लेकिन समय जो है वो घट रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे समय जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक, कीमत तो बढ़ रही है लेकिन समय जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे जो है कीमत तो बढ़ रही थी यहाँ तक, फिर उसके बाद कीमत जो यहाँ से घटने लगी। ठीक, तो यहाँ पे नीचे हो गया है ये, तो ये जो है कीमत यहाँ से घट गई, और ये जो है यहाँ पे तो कीमत बढ़ी लेकिन यहाँ से जो है वो कीमत घट रही है समय के साथ।
यहाँ पे देखिए कीमत बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, कीमत भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है। ठीक, तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये जो है ये सही सही दर्शा रहा है कि ग्राफ के साथ में भाई जो ये समय के साथ जो है वो कीमत भी यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे जो है कीमत तो बढ़ रही थी लेकिन जो है समय घटते जा रहा था। ठीक, यहाँ पे भी कीमत तो बढ़ रही थी लेकिन समय जो है वो घट रहा था। देखिए यहाँ पे कीमत बढ़ रही थी लेकिन समय जो है वो ये घटते जा रहा है। तो एग्जैक्टली आपका यही जो डी वाला ग्राफ है ये अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कीमत के साथ जो है वो समय भी बढ़ रहा था, इसलिए ये वाला जो ग्राफ है ये है आपका अप्रोप्रिएट। अगला क्वेश्चन दिया है कि भाई भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान होते हैं, जैसे 3/5 और 3/7, तो रोहित की प्रतिक्रिया थी क्योंकि अंश समान है और 7 जो है 5 से बड़ा है, इसीलिए 3/7 जो है वो 3/5 से बड़ा है। अब ये बताता क्या है कि भाई रोहित ने अच्छी तरीके से अभ्यास ही नहीं किया है, या फिर भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है उसके अंदर, या फिर रोहित जो है वो अंश और हर की अवधारणा को नहीं जानता, या फिर रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता। देखिए बात करें यहाँ पे रोहित ने जिस प्रकार से भिन्नों में छोटा बड़ा ज्ञात करना है, ये तरीका जो है ना इसका ये गलत है। ठीक, अब ये इससे ये पता चलता है कि भाई रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा को जानता ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है ना ये करेक्ट आ जाएगा कि रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b जो है वो इक्वल्स टू नहीं है 0 के। तो यहाँ पे जो भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक जो है किससे स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर इसको शिक्षक को जो स्टार्ट करना सबसे पहले उसके पास यही है कि वो भिन्नों के भागों की वो जो है वो पहचान कराए बच्चों को। वस्तुओं में जो है वो भिन्न क्या होते हैं, यानी कि लाइक एक एप्पल लेके आए भाई उसको कट करके उसके फ्रैक्शन जो है वो बताए कि भाई ये क्या है, ये क्या है, और इसके इतने पार्ट किए तो भाई ये कितने बड़े कितना हुआ। ठीक, ऐसे करेंगे तो जो है बच्चा जो है जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट हमारा है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित एक पैटर्न की जांच करनी है आपको। यहाँ पे जो है वो चरण दिए गए हैं। पहले चरण में ये देखिए कितनी तीलियाँ यहाँ पे दी गई हैं, फिर नेक्स्ट चरण में तीलियाँ दी गई हैं, और इसी प्रकार से चरण तीसरा यहाँ पे दिया गया है। आइए आगे देख लेते हैं इसके क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे जो है इस पैटर्न की जांच करने के लिए कहा है, और यहाँ पे अंत में यही पूछा गया है कि भाई यहाँ पे जिस प्रकार से तीली की आकृति का पैटर्न दिया गया तो उसके अनुसार जो है वो 15वें चरण में जो है तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक, तो 15वें चरण में अगर देखा जाए तो 4 तीलियों की आकृति होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 चरण है, ये 2 चरण है, 3 चरण है, तो 15वें चरण में जो है वो 4 तीलियों की आकृति होगी, और जो है वो ये आकृति में कितने हो जाएंगे, जैसे ये ट्रायंगल्स टाइप दिए है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे, और 6 तीलियों की एक आकृति होगी। एक आकृति यानी कि ये जो मिडल वाली है ये जो हो जाएगी वो 6 तीलियों की एक आकृति हो जाएगी, और 14 जो है ऐसी ये जो साइड वाली है, ये जो साइड वाली है ऐसी कितनी होगी, 14 होगी, और ये बीच वाली एक जो है वो कितनी होगी, 6 हो जाएगी। यानी 14 × 4 करेंगे अगर हम, +6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 × 4 करेंगे तो आपका 56 आ गया, 56 + 6 कर देंगे तो आपका हो गया 62। यानी कि यहाँ पे जो है टोटल 15वें चरण में आपको 62 तीलियाँ जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे 6 तीलियाँ और 4 तीलियाँ कैसे आई थी। ठीक, यहाँ पे जो मैं 4 तीलियों की बात करी थी, 4 तीलियाँ यानी कि ये जो साइड वाले हैं 1 2 3 4, तो ये आपके 4। ठीक, और जो 6 की बात कर रही थी, ये जो पूरा ट्रायंगल है ना आपका, यहाँ पे आपका फुल ट्रायंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 इसका था। तो यहाँ पे जो इस टाइप से ये जो बने हैं, ये ऐसे वाले ट्रायंगल आपके कितने बनेंगे, इस टाइप के ट्रायंगल आपके बन जाएंगे 14, क्योंकि 15वें चरण में पूछा है। और इस टाइप का जो एक फुल ट्रायंगल है उसमें 6 तीलियाँ हैं तो वो 6। ठीक है, तो 14 ऐसी तीलियों का जो है वो पूरा बनेगा फ्रैक्शन टाइप का। और यहाँ पे जो है वो इसको इंटू करेंगे, किस लिए इंटू करेंगे, क्योंकि ऐसी जो है वो कितने हैं, 4 तीलियों के, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, और जिसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 56 + 6, तो आपको आई होप समझ में आएगा कि 62 तीलियाँ यहाँ पे जो है आएंगी। इसका आंसर एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। भाई 1/2 + 1/3 = 2/5। अब इस स्थिति में जो है वो शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? लघुत्तम सामान्य वर्तक यानी कि लसावी की अवधारणा को समझने में बच्ची की जो है वो सहायता करें। बच्ची से कहें कि भाई वो अधिक से अधिक जो है अभ्यास करें, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करें, और क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वो समझ जाएगी। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को जो है वो समझने में बच्ची की जो है वो सहायता करें। देखिए यहाँ पे आपका जो पूछा है कि भाई भिन्नों का योग पढ़ाते समय अगर शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि जो ज्ञात होती है, यानी कि 1/2 + 1/3 = 2/5। तो इसका यहाँ पे मेनली जो है वो शिक्षक इस स्थिति में उपचारात्मक कार्य यानी कि रेमेडियल जो वर्क है उसमें क्या करेगा, तो उसमें भाई जो टीचर है वो यही करेगा कि उससे जो है वो लघुत्तम सामान्यवर्तक यानी कि लसावी की जो अवधारणा है इसको समझाने में जो है वो बच्चे की मदद करेगा। किसमें? लसावी समझाने में बच्चे की जो है वो मदद करेंगे। तो यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विकास जो है वो 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका ये विश्वास है यदि परीक्षा के तुरंत बाद अगर फीडबैक दिया जाए तो वो प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। तो वही 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा जो है वो उसकी परीक्षा का आयोजन कर लेता है। अब प्रभावी तरीके से जो फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे पूछा है। तो वह जो है यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन कर लेगा और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर जो प्राप्त करने की विधि पर चर्चा कर लेंगे, या फिर एक विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तर जो है वो जाँच करने के लिए, यानी कि बोलते हैं ना पास पड़ोस वाले को बुक जो है एक्सचेंज करा के कर लो। या फिर दूसरा है वह जो है वह प्रत्येक सवाल के हल को जो है बोर्ड पे समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि भाई स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें, या फिर पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर लें कि किन किन तरीकों से आप जो है उत्तर पे पहुंच सकते हैं और उत्तर पे पहुंचने के प्रभावी युक्ति जो है वो कौन सी है। तो देखिए सबसे अप्रोप्रिएट तो भाई यही वाला दिख रहा है कि भाई पूरी कक्षा के लिए एक चर्चा जो है वो डिस्कशन आयोजन करो। हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कशन है, प्रॉब्लम कोई भी हो सॉल्यूशन जो है वो हर एक चीज़ का है। ठीक, तो चर्चा जो है आयोजन कर ली जाए, डिस्कशन जो है वो कर लिया जाए कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पे जो है वो पहुँचे और सही उत्तर पे पहुँचने की प्रभावी युक्ति जो है वो कौन सी है, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो है वो आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकते हैं, क्योंकि आकार जो है वो किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधी को जो है वो बढ़ावा देते हैं, या फिर उनसे समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया जाता है और अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, या फिर यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, या फिर साथ ही जो है संप्रेषण परक कौशलों के सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा, या फिर क्षेत्र भ्रमण यानी कि CBSE द्वारा जो है वो अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करते हैं आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजनाएं बनाने का ये तात्पर्य होता है कि भाई किसी भी आकार की किसी भी वस्तु की कला जो दी गई है वो इसका अभिन्न हिस्सा होता है, राइट। और इस तरीके का भ्रमण जो है सभी विषयों के लिए आपसी जो संबंध को बढ़ावा भी देते हैं, यानी कि इसके साथ जो है हम हिस्ट्री भी लर्न कर लेंगे, इसके साथ जो हम मैथ्स भी कर ले रहे हैं। तो ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई किसी भी आकार की वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस प्रकार का जो भ्रमण होता है वो विषयों के आपसी संबंध को, यानी कि हम बोलते हैं ना ज्योग्राफी को कोरिलेट करके पढ़ाना है, अपना साइंस को कोरिलेट करने का है, साइकोलॉजी को कोरिलेट करना, मतलब हर एक सब्जेक्ट को जो है कोरिलेट करके पढ़ना है। तो इसका मतलब यही होता है यहाँ पे किसी भी योजना को हम बना सकते हैं, यानी कि वस्तुकला के जो अभिन्न हिस्से होते हैं और इस तरह के भ्रमण जो है सभी विषयों के आपसी संबंध को जो है बढ़ावा भी देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है कि भाई एक शिक्षक जो है वो आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के अगर भ्रमण की योजना बना रहा है तो ये क्यों बना रहा है, क्योंकि वो कोरिलेट करना चाहता है अदर सब्जेक्ट्स के साथ में। तो भाई आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।